अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। वक्त गुजर जाएगा और ये तस्वीर पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बनेगी। थोड़ी देर के लिए आप ये भूल जाएं कि ये सनम जवेद है या इनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, बल्कि सिर्फ आप ये सोचें कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल लीडर को गिरफ्तार किया जाता है, जैसे भी गिरफ्तार किया जाता है, फिर मुल्क के अंदर एहतजाज होता है, मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ होती है, गिराव जलाव होता है और मुल्क के सबसे बड़े अदारे के ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है और बहुत से लोग मुलव्वस होते हैं जो गिराव जलाव करते हैं। उस दौरान बहुत सी गिरफ्तारियां होती हैं और उनके अंदर एक नौजवान लड़की को भी गिरफ्तार किया जाता है। उसके ऊपर इल्ज़ाम यह लगाया जाता है कि इसने फलां जगह के ऊपर गिराव जलाव किया है, इसके हाथ के अंदर डंडा था। यह पुलिस वालों के भी आमने सामने आई और फिर उसको पाबंदे सलासल कर दिया जाता है। पहले एक मुकदमा किया जाता है, उसमें जमानत मिलती है, दूसरा मुकदमा किया जाता है, इसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तकरीबन 10 मरतबा उस नौजवान लड़की की जमानत होती है। लेकिन हर मरतबा जमानत होते साथ ही जेल के बाहर बड़ी तादाद के अंदर पुलिस पहुंच जाती है उसको दोबारा किसी और मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए। और ये एक शहर के अंदर नहीं हो रहा, कभी ये लाहौर के अंदर हो रहा है, कभी ये मियांवाली के अंदर हो रहा है, कभी ये सरगोदा के अंदर हो रहा है, कभी ये गुजरांवाला के अंदर हो रहा है। और वो लड़की ना तो रोती है, ना ववेला करती है, ना वो हाथ जोड़ती है, ना वो मिन्नतें करती है, ना वो ये कहती है कि मुझे जेल से बाहर निकालो। जब भी पुलिस आती है वो मुस्कुराती है और वो पुलिस के साथ चली जाती है। मैंने पहले आपसे गुजारिश की, आप ये ना सोचिएगा कि मैं सनम जवेद खान के बारे में बात कर रहा हूं, बल्कि मैं एक ऐसे किरदार के बारे में बात कर रहा हूं कि जो पाकिस्तान की अदलिया के लिए, पाकिस्तान की अदालतों के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है। देखिए, अगर किसी ने कोई जुर्म किया हो ना, कोई गलत काम किया है, तो भाई उसको तो कैफरे किरदार तक पहुंचाना चुटकी का काम है। भाई एक बंदा, उसने डिकेटी की, पुलिस जाके चालान पेश करे, सबूत दे, ये सबूत है भाई, जज साहब सजा दे, जज सजा दे देंगे। अगर किसी बंदे ने किसी को कोई धोखा दिया, कोई किसी ने जाली चेक दे दिया, किसी का हक मार लिया, किसी की जमीन, कुछ भी कर लिया, आपने जाकर अदालत में सबूत देने होते हैं पुलिस ने, क्योंकि इसमें मुद्दई जो है वो पुलिस खुद है, हुकूमत खुद है। तो आप किसी भी जगह पर वो सबूत नहीं दे पा रहे, जमानतें होती हैं और उसके बाद क्या होता है, एक नए मुकदमे में याद आता है तकरीबन साल बाद, ओहो वो मुकदमा उधर उस शहर में, वहां पर तो हमने नामजद नहीं किया, उधर नामजद करना चाहिए, और उधर नामजद किया जाता है और उठाया जाता है और वहां पर लेकर चले जाते हैं। इसी तरह की एक और डेवलपमेंट हो रही है बहुत बड़ी, शायद आप लोगों तक अभी तक ना पहुंची हो। वो डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत को एक बात का मुकम्मल तौर पर इदराक है कि यह हुकूमत सिर्फ उस वक्त तक है जब तक इमरान खान जेल के अंदर है। जिस दिन इमरान खान ने अडयाला से अपना कदम बाहर रखा, तो मुझे इमरान रियाज खान की बात याद आ रही है। वो कहते हैं कि जिस दिन इमरान खान ने अपना पांव बाहर रखा, उस दिन इस मुल्क की सियासत उसकी मुट्ठी में आ जाएगी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, इस हुकूमत को पता है। अब हुकूमत की ख्वाहिश क्या है कि इमरान खान जेल से बाहर ना निकले। अब इमरान खान के ऊपर एक और मुकदमा बनाया जाए और गालिबन तैयारी हो रही है कोई गद्दारी का मुकदमा बनाने की, या तोशाखाना का तीसरा रेफरेंस। एक बात याद रखिएगा, वो बाबा इशफाक साहब एक बात कहा करते थे, आज फवाद चौधरी ने भी इसका जिक्र किया। वो कहा करते थे कि जिस बंदे के ऊपर अल्लाह का करम हो ना, उस बंदे के साथ मत्था नहीं लगाते, उस बंदे के साथ आमने सामने नहीं होते, हाथों हाथ उसके साथ नहीं होते, क्योंकि आप जितना उसको जलील करने की कोशिश करेंगे, आप जितना उसको दबाने की कोशिश करेंगे, वो बंदा उतना उभरेगा, उतना ऊपर उठेगा। आप थोड़ा सा आप चेक कर लें, एक टेस्ट केस है कि पिछले 2-3 साल पहले इमरान खान की मकबूलियत कहां पे थी और अब इमरान खान की मकबूलियत कहां पे है। अब रशियन एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर ये ट्वीट करके बता रही है कि इस्लामाबाद के अंदर जो भी डेवलपमेंट हो रही है, हम बड़ा क्लोजली उसको फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतों के अंदर जितने भी डिसीजंस किए जा रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ये रशिया की एम्बेसी कह रही है। आप अंदाजा लगाएं। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, वहां पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन जीते हैं तो फॉर्म 45 लेकर आए। तीनों के तीनों बंदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भाग जाते हैं कि भाई हमें ये ट्रिब्यूनल मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म 45 मांग रहे हैं। अब भाई फॉर्म 45 तो हर जगह मांगा जाएगा, क्योंकि इलेक्शन में रीढ़ की हड्डी ही फॉर्म 45 होता है। अगर आप फॉर्म 45 पेश ना कर सके तो सीट तो आपसे चली जाएगी, फिर आप क्या करेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरी गुजारिश है इस हुकूमत से, देखें मुझे अच्छी तरह याद पड़ता है, मैं बार बार अपनी वीडियो के अंदर एक बात कहा करता था
جس وقت یہ پی ڈی ایم 1 گورنمنٹ بنی تھی کہ یہ انہوں نے بہت بڑا غلط فیصلہ کیا. ان کو اسی وقت الیکشن کروا دینے چاہیے تھے. اب بھی میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کام کریں, ایک کام, نواز شریف ایک بیان دیں, صرف ایک بیان. وہ کہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں, میں اس بات کے لیے تیار ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں کسی بھی غیر سیاسی قوت کا یا شخص کا کوئی ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. ہم بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر رول آف بزنس بناتے ہیں, ہم فارمولا طے کرتے ہیں. آپ یقین کریں اگر یہ بیان نواز شریف دے دیتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیں کہ مجھے حکومت کا لالچ نہیں ہے, میں کرسیوں کا بھوکا نہیں ہوں, اگرچہ وہ ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ کرسی کے بھوکے ہیں, لیکن اگر ہمت کر کے کہہ دیں تو آپ یقین کریں گراف بہت اوپر جائے گا. اور پھر بیٹھ کے بات کریں اور ملک کے اندر یہ اعلان کریں کہ بھائی اب ہم الیکشن لڑیں گے اپنے وزن کے اوپر, اپنی طاقت اور اپنی مقبولیت کے بل بوتے کے اوپر. اور یہ بھی انڈیا کے اندر حال ہی میں آپ کے سامنے کتنا بڑا اپسٹ ہوا ہے. پچھلے 10 سالوں سے مودی جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہا تھا اور اس مرتبہ مودی یہ کہہ رہا تھا میں 400 سیٹیں لے جاؤں گا, اور سیٹیں بھائی 300 بھی نہیں لے سکا. راہل گاندھی اس کے قریب آ گیا اور اس نے بہت بڑا کم بیک کیا. کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے اصولوں کی سیاست کی, انہوں نے 2 نمبریاں نہیں کی. اس وجہ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ 2 نمبریاں چھوڑیں, اصول کی سیاست کریں. یہ ملک بھی ادھر ہے, آپ کا, ہم سب کا ملک ہے. اصول کی سیاست کریں اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے کوئی اچھی مثال بنا کر جائیں. ہم نے سدا نہیں رہنا یہاں پہ. نواز شریف صاحب عمر کے آخری حصے میں ہیں, ہم مثال کے طور پہ میری عمر کے لوگ جتنے بھی آپ نوجوان ہیں, ہم لوگوں نے اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار لی ہے. جو ابھی چھوٹے لوگ ہیں, لڑکپن میں ہیں, بچپن میں ہیں, وہ اپنی زندگی کے پہلے حصے میں ہیں. اور 100 سال بعد تو ہم نہیں ہوں گے, کوئی بھی نہیں ہوگا. پاکستان کے اندر شاید ہی کوئی شخص ہو جو اگلے 100 سال بعد پاکستان میں, یا بلکہ یہ کہہ لیں کہ دنیا کے اوپر کوئی شخص موجود نہیں ہوگا جو آج موجود ہے اور اگلے 100 سال بعد میں موجود ہو. یہ سارے کے سارے زمین کے نیچے جا چکے ہوں گے, لیکن 2 طرح کے لوگ یاد رکھے جائیں گے. 2 طرح کے, ایک وہ جنہوں نے اچھے کام کیے اور ایک وہ جنہوں نے برے کام کیے, بد کردار لوگ تھے. یہ یاد رکھے جائیں گے. اور تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے, یہ کسی کو بھولتی نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے زندہ باد.